10th स्टैंडर्ड का हम लोगों ने साइंस 2 का लेसन स्टार्ट किया था। ओके, 4th लेसन। ओके, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो प्रीवियसली जो हम लोगों ने सर्टेन पोल्यूशन के बारे में सीखा था, एयर पोल्यूशन के बारे में। अभी देखो आगे उन्होंने दिया है, नेक्स्ट जो दिया है वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ओके, क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कहाँ से निकलते हैं? अकर्स ड्यू टू द टू रीजंस। ओके, दो रीजन है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी मैन मेड। ओके, यूवी एंड आईआर रेडिएशन ये आते हैं सन से, आर नेचुरल रेडिएशन, whereas the X-rays and the radiation from the atomic energy plant are artificial radiation. Okay, तो UV and IR ये तो सन से, and X-rays and other radiations जो atomic energy plant से, जहाँ पे एलिमेंट्स का यूज करके, एटम्स का यूज करके एनर्जी बनाया जाता है, वहां पे जो रेडिएशंस निकलते हैं वो वाला। Chernobyl, Ventscale and the 3 Mile Slide mishaps are the major mishaps of the world till present. Okay, ये सर्टन है, इसके बारे में ये आपको कुछ एग्जाम में आता नहीं, मगर इसके बारे में अगर आपको डिटेल में अगर उसके इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नेट पे जाके चेक कर सकते। सर्टन डिजास्टर है, सर्टन जगह पे सर्टन डिजास्टर हुए थे, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। ओके, तो वो उन्होंने दिया। Thousands of people have been affected for a long term due to these accidents. Okay, ये certain accidents हुए थे, certain disasters हुए थे। Okay, अबे ये क्या कुछ नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये सब मैन मेड ही थे। कुछ ना कुछ तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ था वहाँ प्लांट्स में, और उससे सर्टेन एक्सप्लोजन हुआ, और उसका इफेक्ट क्या होता है अभी भी वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर होता है। सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन आर फॉलोज। रेडिएशंस के क्या इफेक्ट होते हैं? कैंसरस अल्सरेशन अकर्स ड्यू टू द हायर रेडिएशन ऑफ द एक्सरे। ओके, अब देखो हम लोग एक्सरे वगैरह निकालते हैं। ओके, अगर एक्सेस अमाउंट में एक्सरे जाता है यानी क्या होता है, बॉडी के ऊपर रेडिएशंस आते हैं। क्या आते हैं? जो मशीन रहता है एक्सरे का, वो हमारे बॉडी के ऊपर रेडिएशन छोड़ता है। अगर वो रेडिएशन सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, ओके, तो अगर एक्सेस ऑफ रेडिएशंस आ गए तो क्या हो सकता है? कैंसरस अल्सरेशन, स्किन का कैंसर भी आप लोग को हो सकता है। टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जेनेटिक चेंजेस अकर्स, ओके, जीन्स में सर्टेन चेंजेस आ सकते हैं। एंड विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, आपके आंख के ऊपर भी, ओके, जो विजन पावर है हम लोग का उसके ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है इसकी वजह से, रेडिएशंस के वजह से, एक्सेसिव रेडिएशंस के वजह से। ओके, नीड्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आता है। क्यों जरूरत है एनवायरमेंट को कंजर्व करना, क्यों जरूरत है? ओके, जनरली पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट्स वगैरह है, मगर पब्लिक इतने अवेयर नहीं होते जनरली। Okay, there should be a large scale participation of the people in the environmental conservation. Environment को conserve करने के लिए लोगों को, बहुत सारे लोगों को, सब लोगों को एक साथ आना जरूरी है। It will be possible to the answers that environment problems only if the environmental protection conservation becomes effective public movement. Okay, अब अगर इसका ये कब पॉसिबल होगा, सब लोग कब आ सकते हैं एनवायरमेंट को कंजर्व करने में? जब उनके अंदर उसके बारे में या फिर लोगों को उसके बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो ये लोगों को समझ में आएगा कि एनवायरमेंट को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम लोग? The positive attitude and the affection towards the environment, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अफेक्शन towards the environment होना चाहिए, नॉलेज अबाउट इट, एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, should be inculcated among the children since their childhood. ओके, तो ये नॉलेज, इसके बारे में जानकारी हम लोग को बचपन से ही मिलनी चाहिए, तो ही हम लोग एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा जागरूक रहेंगे। This will help to make the future generation more aware about the environment conservation and protection. यहाँ पे हमारे यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है कि
जो अडल्ट्स है उनको ही ज्यादा आइडिया नहीं कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन हम लोग को करना चाहिए, तो चाइल्ड्स को क्या पता लगेगा। ओके, तो चाइल्डहुड से ही इसके बारे में हम लोग को एजुकेशन मिलना चाहिए या फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलनी चाहिए, तो ये इसके बारे में जागरूकता आएगी लोगों के अंदर कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए। ओके, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू द एजुकेशन, और ये अवेयरनेस कैसे आएगा, थ्रू द एजुकेशन ही आ सकता है। Today all the developed and developing and underdeveloped countries all, okay, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, कुछ डेवलप है, कुछ अंडर डेवलप है, कुछ डेवलपिंग है, accepted the responsibility of environmental protection and their efforts in that direction. Okay, तो सब जितने भी देश है, कंट्रीज है, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। They have defined the future plans about the environmental protection, have the constitutes the necessary laws. Okay, हमारे यहाँ पे भी certain laws है environment को protect करने के लिए। Okay, needs of environmental conservation. Okay, अभी देखो 10th में questions क्या आते हैं, आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि what are the needs of environmental conservation, बहुत कम बार आता है। ओके, आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में सर्टेन चार्ट्स है, सर्टेन क्या है, चार्ट्स, तो आपको यहाँ पे ऐसे बीच में दिया जाएगा नीड्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और यहाँ पे ऐसे ब्लैंक स्पेसेस रखेंगे, चार्ट बनाते हैं, ट्री डायग्राम जिसको बोलते हैं। ओके, ऐसे चार्ट्स बनाएंगे और ऐसे एम्प्टी स्पेस रखेंगे, आपको वो एम्प्टी स्पेस पे लिखना है कि क्या कर सकते हैं हम लोग एनवायरमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए। ओके, ऐसा बड़ा सा आंसर नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के, कभी-कभी ऐसे चार्ट्स पूछते हैं जो फिल करने के लिए देते हैं, कभी-कभी आपको एक ऐसा फिल करके देंगे टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, बाकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो क्या-क्या कर सकते हैं हम लोग, नीड्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन टू मेंटेन द क्लीन पॉल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड लैंड। ओके, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए ये सब, टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हम लोग को मिलते हैं उसको प्रोटेक्ट कंजर्व करना चाहिए, टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स। ओके, नेचर के वजह से, ओके, या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं नेचर की वजह से, कम ही प्रॉब्लम होते हैं अगर उसको हम लोग ना बिगाड़ते तो। ओके, एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स जो आते हैं, ओके, उसको सॉल्व करना चाहिए, टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर देना है हम लोग को, सस्टेनेबल जो रहेगा। ओके, ऐसा फ्यूचर देना है तो हम लोग को एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए, टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर, नेचर में बैलेंस रखना चाहिए। नेचर में बैलेंस है, देखो हम लोग ऐसा बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं जो नेचर को बिगाड़ते हुए करते हैं। ओके, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, कंजर्व भी करना चाहिए, ये सब आता है नीड्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पांसिबिलिटी, एनवायरमेंट को कंजर्व करना ये हम लोग का एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। ओके, सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट, जब से ह्यूमन लाइफ आया है अर्थ के ऊपर, ओके, उसी टाइम से हमारे बीच में एंड एनवायरमेंट के बीच में एक सर्टेन थी इंटर रिलेशनशिप है। ह्यूमन स्टेट ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, हम लोग अर्थ के ऊपर कब आए, अर्थ का देखो, अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, अर्थ डेवलप हुआ और एक अर्थ एक कंप्लीटली ऐसा एक प्लैनेट बन गया जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अब बन सकते हैं या फिर रह सकते हैं या फिर डेवलप हो सकते हैं। जब पूरा ऐसा प्लैनेट हमारा अर्थ बन गया उसके बाद हम लोग वहां पे ह्यूमन बीइंग आया या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आया। ओके, ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी एज कंपेयर्ड टू द अदर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी, ह्यूमन एस्टैब्लिश्ड द डोमिनेशन ओवर द नेचर। ओके, तो इन सब में, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो ह्यूमन। ओके, तो उसने उसके दिमाग का यूज करके बहुत सारे ऐसे चीजें बनाई और वो डोमिनेट करता गया अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, नेचर के ऊपर भी डोमिनेट करते जा रहा है। तो उसका एडवर्स इफेक्ट हम लोग को अभी भुगतना पड़ता है। ह्यूमन यूटिलाइज, अभी ह्यूमन कैसे नेचर को डोमिनेट कर रहा है। ओके, तो क्या करता है, देखो, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है एज मच एज पॉसिबल, जितना हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज मिलेगा उतना वो लेता जा रहा है। इट
In an attempt to live a satisfactory life, human kept on snatching from the nature as much as possible, and this leads to increase in the problems. Okay, हम लोग का लाइफ अच्छा होना चाहिए, इसके लिए ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, नेचर से जो नहीं लेना चाहिए वो भी स्नैच कर रहा है, वो भी ले रहा है. ओके, और उसका एडवर्स इफेक्ट हम लोग के ऊपर अल्टीमेटली होता है. From this entire scenario we can understand that human has a crucial role in maintaining the environmental balance. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर है उसमें ह्यूमन का मेन रोल है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए. अदर एनिमल्स का, प्लांट्स का है, मगर सबसे ज्यादा मेन रोल है ह्यूमन का. Okay, if human has disturbed the environmental balance, then the human itself only to conserve and improve the ability of the nature. अगर हम लोग एनवायरनमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम लोग का ही रिस्पांसिबिलिटी है, हम लोग को ही करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को कंजर्व, हम लोग को ही करना पड़ेगा. ओके, मेनी टाइम्स द जनरल पब्लिक अननोन ऑफ दैट. ओके, जनरल पब्लिक को इसके बारे में इतना पता भी नहीं होता. नेक्स्ट, लॉज इंटैक्टेड अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए सर्टेन लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने. ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ऐसा 1980s में बना हुआ है. द लैंड रिजर्व फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन. देखो, फॉरेस्ट एक ऐसा लैंड रहता है, वो कंजर्व रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है. वहां पे आप कुछ सर्टेन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, जैसे वहां के पेड़ नहीं तोड़ सकते, वहां पे जाके आप प्लांट या फिर एनिमल्स को किल नहीं कर सकते. तो ऐसे फॉरेस्ट जो है कंजर्व होते हैं. हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पस बाय दिस लॉ. तो ये लॉ हम लोग को बताता है, एक्ट हम लोग को बताता है कि वो सर्टेन एरिया, सर्टेन फॉरेस्ट कंजर्व, वहां पे आप डेली ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पे नहीं कर सकते. परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपल्सरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज. ओके, माइनिंग जहाँ पे क्या सर्टेन मिनरल्स को निकाला जाता है अर्थ के अंदर से, तो माइनिंग एक्टिविटीज जो किया जाता है उसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन जरूरी है. ओके, एनी पर्सन हु डिसओबे दिस लॉज इज एंटाइटल्ड टू इम्प्रिजनमेंट और फॉर 15 डेज. ओके, अगर कोई ऐसा लॉ को अगर तोड़ता है या फिर लॉ को ओबे नहीं करता तो उसको जेल में जाना पड़ सकता है. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट. ओके, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए एक्ट है जो बनाया है 1986 में. क्या बताता है अब पर्पस ऑफ दिस एक्ट, क्या पर्पस क्या है? कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्सन और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द एनवायरनमेंट. लॉ का एम क्या है? पोल्यूशन को कंट्रोल करना. एनवायरनमेंट में सब आता है. देखो, वाटर आता है, एयर आता है, सॉइल आता है, सब आता है, बायोडाइवर्सिटी आता है, सब आता है. ओके, तो इनका पोल्यूशन कम करना और जो लोग इसको हार्म करते हैं, ओके, उनको पनिश करना, ये इसका मेन रोल है एक्ट का. एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फॉर रिलीजिंग द पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट. ओके, जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह बनते हैं उनको एक सर्टेन लॉज है, एक्ट होता है उनके ऊपर कि वो उनके अंदर से निकलने वाले जो हजार्डस सब्सटेंस है उसको डायरेक्टली एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते, उसको पहले उनको क्लीन करना पड़ता है. ओके, अगर वो उसको क्लीन करना पड़ता है ना, ऐसा ही क्लीन करते हैं कि हाथ से नहीं, तो सर्टेन मशीनरी से उनके अंदर के हजार्डस पार्टिकल्स को निकाल के बाद में उनको छोड़ना पड़ता है एयर में या फिर वाटर बॉडीज में. ओके, अगर नहीं करते तो ये एनवायरमेंटल एक्ट उनके ऊपर लागू होता है और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं. द पर्सन breaching this rule is entitled for either 5 years imprisonment or fine up to the 1 lakh. ओके, अगर कोई एक्ट का फॉलो नहीं करता, ओके, तो ये उसको सजा हो सकती है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड in 2010 for effective implementation of environmental related laws. ओके, ये एस्टैब्लिश किया गया है. जितने भी लॉज हैं उनको ठीक से इंप्लीमेंट हो रहे कि नहीं वो देखने के लिए या फिर उनको ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को क्या किया है? एस्टैब्लिश बनाया है. ओके, नेक्स्ट है साउंड पोल्यूशन. ये देखो कब आया था एक्ट. नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट, जो पैथोलॉजी लैब या फिर मेडिकल्स या फिर हॉस्पिटल्स से निकलने वाला कचरा, ई वेस्ट. ओके,
वो अभी रिसेंटली बना है, क्योंकि पहले जमाने में इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, इतने फोन्स यूज नहीं होते थे, ओके, इतने टीवीज यूज नहीं होते थे, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इतने यूज नहीं होते थे। मगर जब इंडिया 20th सेंचुरी के आगे चला गया, ओके, तो ज्यादा ई जो है कॉमर्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मीडिया जो है वो ज्यादा यूज होने लगा, ओके, और ऐसे टीवीज मोबाइल्स वगैरह ज्यादा यूज होने लगे, पीसीज कंप्यूटर्स, ओके, लैपटॉप्स, ये सब ज्यादा यूज होने लगे, तब ये लॉ बना है, क्योंकि उसका ज्यादा कचरा जमा होने लगा, डंपिंग ज्यादा बढ़ गया उसका, इसलिए ये ई वेस्ट का लॉज बना, ओके। कभी कभी ये मैच द कॉलम में आपको आता है। एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, वाइल्ड लाइफ यानी जो फॉरेस्ट का लाइफ है, ओके, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एनिमल होंगे, ओके, प्लांट्स भी होते हैं या फिर सर्टेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ओके। एज पर द क्लॉज 19A, अभी हर एक एक्ट में सर्टेन क्लॉज रहते हैं, ओके। ट्रेडिंग अ रेयर एनिमल हैज बीन कंप्लीटली बैन, ओके। एज पर द क्लॉज ऑफ 49B, use of articles prepared from the skin and organs of wild animal has been banned, okay। wild animal से उनको मार के उनका स्किन वगैरह यूज करते हैं, उनके ऑर्गन्स यूज किए जाते हैं, वो बैन किया। या फिर ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल, कभी कभी एनिमल्स को बेचा भी जाता है, ओके, रेयर एनिमल्स जो है जो मिलते नहीं है, ओके, ज्यादा दिखाई नहीं देते, ओके, या फिर उनका नंबर्स बहुत कम है, ऐसे एनिमल्स को बेचा जाता है, उससे पैसा कमाया जाता है, ओके। तो ये भी बैन किया गया है। As per the clause 49C, disclosure of the stock of the artifact made from the rare wild animal is compulsory, okay। तो ये जो वाइल्ड एनिमल है उससे जो भी चीजें बनाते हैं, ओके, उसको बैन किया गया। तो ये सर्टेन आर्टिकल्स है, ओके, क्लॉज है, जिनका यूज किया जाता है, और बता दे हम लोग कि क्या नहीं करना चाहिए।